नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 से MA प्रथम सेमेस्टर में गणितीय अर्थशास्त्र का एक पेपर रखा गया है, जो कि तरतीब प्रश्न पत्र के रूप में शामिल किया गया है। इस वीडियो में हमने गणितीय अर्थशास्त्र के प्रथम इकाई, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, से संबंधित इस भाग को सम्मिलित किया है, जिसमें गणितीय अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, गणितीय अर्थशास्त्र एवं गैर गणितीय अर्थशास्त्र, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और चर, जिसमें अंतर्जात एवं बहिर्जात चर शामिल है, इनको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और यह जो है आपके प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस यूनिट के इस भाग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग गणितीय अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझते हैं कि गणितीय अर्थशास्त्र का स्वरूप किस प्रकार का है या इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। गणितीय अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो जटिल आर्थिक सिद्धांतों और समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए गणितीय विधियों, तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करती है। यह सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट, सटीक और व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करने और उनका परीक्षण करने का एक साधन है। गणितीय अर्थशास्त्र की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सटीकता और स्पष्टता, यह आर्थिक तर्कों और संबंधों को स्पष्ट मौखिक विवरणों के बजाय सटीक गणितीय भाषा जैसे समीकरण, फलन और असमानताएं आदि में प्रस्तुत करता है। इससे मॉडल की धारणाओं और निष्कर्षों में स्पष्टता आ जाती है। इसी प्रकार से गणितीय अर्थशास्त्र की जो भाषा है वह सार्वभौमिक है। गणित एक सार्वभौमिक भाषा है जो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को भाषा की बाधाओं के बिना एक दूसरे के काम को समझने और उस पर निर्माण करने में मदद करती है। इसी प्रकार से जटिल विश्लेषण भी करता है गणितीय अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्रियों को उन जटिल बहुचरणीय समस्याओं और प्रणालियों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है जिन्हें केवल शब्दों में हल करना लगभग असंभव है। उदाहरण के लिए, सामान्य संतुलन के सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए गणित की बहुत आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से निगमन और सत्यापन, गणितीय मॉडल से तार्किक रूप से नए सिद्धांतों और पूर्वानुमानों को निगमनात्मक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इन मॉडलों को फिर अनुभवजन्य डेटा के साथ सांख्यिकीय रूप से सत्यापित या मिथ्या साबित किया जा सकता है। गणितीय अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो मात्रात्मक होता है। यह आर्थिक घटनाओं के लिए एक मात्रात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे वास्तविक दुनिया के डेटा के आधार पर आर्थिक नीतियों के संख्यात्मक प्रभाव का अनुमान लगाना संभव हो जाता है। इस प्रकार से संक्षिप्त में यदि हम कहें कि गणितीय अर्थशास्त्र की प्रकृति विश्लेषणात्मक, औपचारिक और मात्रात्मक है, और यह अर्थशास्त्र के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो इसे अधिक कठोर और वैज्ञानिक अनुशासन बनाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर गणितीय अर्थशास्त्र के स्वरूप के बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हम लोग
अब बात करते हैं गणितीय अर्थशास्त्र और गैर गणितीय अर्थशास्त्र में क्या भिन्नता है या दोनों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणितीय अर्थशास्त्र की। तो गणितीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो आर्थिक सिद्धांतों और समस्याओं के विश्लेषण के लिए गणितीय विधियों और मॉडलों का उपयोग करती है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो आर्थिक सिद्धांतों और समस्याओं के विश्लेषण के लिए गणितीय विधियों और मॉडलों का उपयोग करती है। अब हम यह देखें कि गणितीय अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। यह आर्थिक विचारों को व्यक्त करने और उनका परीक्षण करने के लिए समीकरणों, फलनों, कलन, रैखिक बीजगणित और अन्य गणितीय उपकरणों का उपयोग करता है। इसके बाद हम गणितीय अर्थशास्त्र की विशेषताओं को देखें। पहली विशेषता यह स्पष्टता और सटीकता। गणितीय भाषा अस्पष्टता को कम करती है और आर्थिक संबंधों को सटीक रूप से परिभाषित करने में हमारी मदद करती है। इसकी दूसरी विशेषता है कठोर विश्लेषण। यह जटिल आर्थिक प्रणालियों के कठोर और व्यवस्थित विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे तार्किक निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से इसकी तीसरी विशेषता जो है वो मात्रात्मक परिणाम को प्रस्तुत करती है। यह अक्सर मात्रात्मक परिणाम, जिसे क्वांटिटेटिव रिजल्ट कहते हैं, प्रदान करता है, जिससे अनुभवजन्य डेटा, एम्पिरिकल डेटा के साथ आसानी से जांचा जा सकता है। उदाहरण के लिए मांग और पूर्ति के संतुलन का पता लगाने के लिए समीकरणों का उपयोग करना या इष्टतमीकरण समस्याओं को हल करने के लिए कलन का उपयोग करना, जैसे लाभ को अधिकतम करना या लागत को कम करना आदि। इस प्रकार हम यहाँ पर गणितीय अर्थशास्त्र की विशेषताओं को समझे हैं। अब हम बात करते हैं गैर गणितीय अर्थशास्त्र की। गैर गणितीय अर्थशास्त्र, जिसे वर्णनात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, विश्लेषण के लिए गणितीय उपकरणों के विपरीत तर्क, अंतर्ज्ञान, ऐतिहासिक संदर्भ और वर्णनात्मक विधियों पर निर्भर करता है। ये गणितीय अर्थशास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करता है। गैर गणितीय अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है, यह आर्थिक घटनाओं को समझाने के लिए मौखिक तर्क, वर्बल रीजनिंग, तार्किक कटौती, लॉजिकल डिडक्शन और वास्तविक दुनिया के अवलोकन का उपयोग करता है। बात करते हैं गैर गणितीय अर्थशास्त्र की विशेषताओं की। तो इसकी पहली विशेषता जो है वो गुणात्मक है। गुणात्मक विश्लेषण, यह गुणात्मक पहलुओं जैसे संस्थागत कारक, सामाजिक मापदंड और नीतिगत प्रभावों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसकी दूसरी विशेषता है व्यापक संदर्भ। यह आर्थिक समस्याओं को एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में देखता है, जो केवल संख्यात्मक डेटा से परे होता है। इसकी तीसरी विशेषता पहुंच में आसानी। यह उन लोगों के लिए अधिक सुलभ हो सकता है जिनके पास उन्नत गणितीय पृष्ठभूमि नहीं है। उदाहरण के लिए आर्थिक इतिहास का अध्ययन, आर्थिक नीति बहसों का दार्शनिक विश्लेषण या व्यवहार अर्थशास्त्र के कुछ पहलू जो मानवीय विज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार हमने यहाँ पर गैर गणितीय अर्थशास्त्र की विशेषताओं का विश्लेषण किया है। अंत में आधुनिक अर्थशास्त्र में दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। हम न तो गैर गणितीय अर्थशास्त्र को ठुकरा सकते हैं और न ही गणितीय अर्थशास्त्र को ठुकरा सकते हैं। वास्तव में दोनों अर्थशास्त्र की शाखाएं एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती हैं। गणितीय मॉडल अक्सर एक कठोर ढांचा प्रदान करते हैं, जबकि गैर गणितीय मॉडल अंतर्दृष्टि मॉडलों को वास्तविक दुनिया की जटिलताओं से जोड़ती है। इस प्रकार यहाँ पर हमने गणितीय अर्थशास्त्र और गैर गणितीय अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण, उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं चर
जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल का हिंदी में अर्थ चर या परिवर्तनशील होता है। इसका उपयोग उन चीज़ों या राशियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका मान बदल सकता है। उदाहरण के लिए गणित में x और y जैसे अक्षर चर होते हैं जिनका मान बदल सकता है। गणित में एक समीकरण x + 5 = 10 है जिसमें x एक चर है क्योंकि इसका मान 5 है और इसे बदला जा सकता है। इस प्रकार हम यहाँ समझ सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है एक परिवर्तनशील स्थिति होती है जो आवश्यकता अनुसार या समय अनुसार बदल सकती है। अब हम वेरिएबल के प्रकारों को समझेंगे। अंतर्जात और बहिर्जात चर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्जात इंडोजीनियस वेरिएबल की। अंतर्जात चर वे चर है जिनके मान मॉडल या सिस्टम के भीतर निर्धारित या प्रभावित होते हैं। एक मॉडल के अंदर इस वाले भाग में वे सिस्टम के अन्य चरों के साथ सहसंबंध होते हैं और मॉडल के समीकरणों द्वारा समझाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति मॉडल में कीमत और मात्रा अंतर्जात चर है। कीमत और मात्रा अंतर्जात चर है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि वे मॉडल के भीतर मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होते हैं। यहाँ पर हमने समझा अंतर्जात चर जो एक मॉडल के अंदर ही या काम करते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से सहसंबंध रखते हैं। इसी प्रकार से बहिर्जात चर वे चर हैं जिनके मान मॉडल या सिस्टम के बाहर से आते हैं और वे सिस्टम के भीतर निर्धारित नहीं होते। ये सिस्टम के अंदर नहीं होते। ये चर मॉडल के अंतर्जात चरों को प्रभावित करते हैं लेकिन स्वयं मॉडल से प्रभावित नहीं करते। ये प्रभावित जरूर करते हैं लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए उसी मांग एवं पूर्ति मॉडल में सरकारी कर नीति में बदलाव या उपभोक्ताओं की आय का स्तर बहिर्जात चर हो जाते हैं या हो सकते हैं क्योंकि ये कारक बाहर से मॉडल को प्रभावित करते हैं लेकिन मॉडल के भीतर निर्धारित नहीं होते हैं। इस प्रकार बहिर्जात चर को हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि अंतर्जात जो चर होते हैं मॉडल के आंतरिक भाग में होते हैं जबकि बहिर्जात चर मॉडल के बाहरी कारक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने गणितीय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण भाग को समझने का प्रयास किया है। अर्थशास्त्र के इस प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई का जो शेष भाग है उसे हम अगले वीडियो में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।